दोस्तों, मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। तो जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10th का हिस्ट्री पढ़ेंगे। क्लास 10th का हिस्ट्री पढ़ेंगे, है ना। और दोस्तों, यह फर्स्ट चैप्टर है यूरोप में राष्ट्रवाद। फर्स्ट चैप्टर है दोस्तों यूरोप में राष्ट्रवाद, है ना। उदय और विकास, उदय और विकास, यानी इसी चैप्टर में दोस्तों हम उदय और विकास के बारे में पढ़ना है। तो आखिर क्या कारण है जो हम लोग हिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में यूरोप के राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ रहे हैं? कुछ ना कुछ कारण होगा। तो दोस्तों कारण बहुत है, क्योंकि विश्व के जितने भी सारे देश थे वह सब देश, है ना, सब के सब देश किसी न किसी, है ना, राजाओं के द्वारा, है ना, उस पर शासन हुआ करता था। और वहाँ की जनता उस राजा के द्वारा बनाए गए नियम का पालन करते थे, चाहे वह नियम कतनो कठोर हो या कतनो, है ना, सरल हो। जैसा नियम बन गया वैसे, है ना, वहाँ की प्रजा को बात को मानना पड़ता था। ये अधिकांश देशों में था। तो इसी को मिटाने के लिए सबसे पहले यह कथा कहानी यूरोप से शुरू किया गया। और यूरोप एक महादेश है। इस यूरोप महादेश में एक फ्रांस देश आता है। उसी देश से राजा को मिटाने की, है ना, राजा को हटाने की, राजा को हटा करके राजा से शासन ले करके और जनता के द्वारा शासन करने की, है ना, नियम नीति तैयार की गई। नियम नीति तैयार की गई। तो यह सारा काम विश्व में सबसे पहले यूरोप में हुआ था। विश्व में सबसे पहले यूरोप में हुआ था। इसीलिए हमारे क्लास 10th में पहले चैप्टर में इसको पढ़ना है। साथ में ही पढ़ना है कि किस किस देश में राष्ट्रवाद की भावना उत्पन्न हुई है। हम राष्ट्रवाद एक नया शब्द आ रहा है, तो उसके बारे में बताएंगे हम, है ना। और इस वीडियो को देखने के बाद आपके इस चैप्टर से जितने भी ऑब्जेक्टिव आएंगे वह ऑब्जेक्टिव छूटेंगे नहीं, पूरा का पूरा ऑब्जेक्टिव सही होंगे, है ना। उम्मीद करते हैं कि अगर आप हमारे वीडियो को गलती से अगर आप एक बार देख लिए तो सारे के सारे ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से, चाहे किसी प्रकार वह क्यों नहीं पूछे, आप बना देंगे। ठीक है ना। तो समझ गए होंगे कि क्यों इस चैप्टर को पढ़ते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे लिखा हुआ है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश के प्रति, अपने देश के लिए सोचना, अपने देश से प्रेम करना, है ना, अपने देश से भावना रखना, अपने देश को विकास की ओर, है ना, आगे ले जाना, इसके बारे में सोचना राष्ट्रवाद कहलाता है। अब कहे सर कैसे लिखेंगे? सीधा कहेंगे अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति लगाव और प्रेम की भावना रखना राष्ट्रवाद कहलाता है। कोई दिक्कत? अब सबसे पहले दोस्तों राष्ट्रवाद का परिभाषा किसने दिया, कौन दिया, कब दिया, तो अब हम शुरू करते हैं। और हम इस चैप्टर में पहले फ्रांस में राष्ट्रवाद पढ़ेंगे, फिर फ्रांस में कौन आ जाता है, फिर उसके बाद कौन आ जाता है, सारे करके एक एक करके सबके बारे में पढ़ेंगे। तो आपको यह दिख रहा होगा, यह भारतीय भवन किताब है। इसी किताब को, इसमें से मेन बात, है ना, हम कॉपी पर लिख कर लाए हैं, तो आप लोग गौर से देखेंगे। चलिए यही है, हम इसको लिख कर लाए हैं। तो दोस्तों सबसे पहले है राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद को परिभाषित किसने किया था? तो एक फ्रांस के दार्शनिक थे जिनका नाम था, है ना, अंसर्ट रेनन। अंसर्ट रेनन, यानी अंसर्ट रेनन ने सबसे पहले राष्ट्रवाद को परिभाषित किया था। यह कहाँ का रहने वाला था? फ्रांस। एक दार्शनिक था। क्या था? दार्शनिक। और एक और व्यक्ति था जो राष्ट्रवाद को परिभाषित किया है, परिभाषा दिया है, वह फ्रांस का एक कलाकार था। क्या था? कलाकार। उसका नाम था, उनका नाम था सरयू। क्या नाम था? सरयू। यानी दोस्तों आपसे पूछा जाएगा कि सबसे पहले राष्ट्रवाद शब्द को परिभाषित किसने किया, तो कहिएगा, है ना, अंसर्ट और सरजुग ने, अंसर्ट रेनन और सरजुग ने राष्ट्रवाद को परिभाषित किया था। कोई दिक्कत? राष्ट्रवाद शब्द की उत्पत्ति दोस्तों फ्रांस में हुआ। कहाँ हुआ? फ्रांस में। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि राष्ट्रवाद की उत्पत्ति सबसे पहले किस देश में हुआ, तो कहेंगे फ्रांस। क्या कहेंगे? फ्रांस। कोई दिक्कत? अब चलिए, अब राष्ट्रवाद फ्रांस में शुरू हुआ, तो फ्रांस में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ लेते हैं। दोस्तों फ्रांस में हम लोग राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ लेते हैं।
और उम्मीद करते हैं कि सारे वीडियो को आप एक एक करके देखें। तो आते हैं हम लोग फ्रांस में राष्ट्रवाद के बारे में पढ़ते हैं। सब आप ही लोग के लिए लेकर आए, एक मतलब वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे, आपको सब कुछ क्लियर होगा। दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है फ्रांस में राष्ट्रवाद, यानी फ्रांस में क्रांति कब शुरू हुआ, तो 1789, यानी कभी भी कहा जाएगा 1789 की क्रांति किसके नाम जाना जाता है, तो कहिएगा फ्रांस की क्रांति। किसकी क्रांति? फ्रांस। यानी दोस्तों फ्रांस में क्रांति कब हुआ था? 1789 में। अब दोस्तों जब क्रांति हुआ तो वहाँ के राजा कौन थे? तो दोस्तों जब क्रांति हुआ तो दोस्तों वहाँ के राजा है ना लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां, यानी बुर्बो राजवंश का निरंकुश शासन था, है ना। और लुई 16वां वहाँ का राजा था। यानी पूछा जाएगा कि जब फ्रांस में क्रांति हुआ तो फ्रांस में है ना किस वंश का शासन था? बुर्बो वंश। कौन वंश? बुर्बो वंश। बुर्बो वंश के है ना लुई 16वां का शासन था। किसका शासन था? लुई 16वां का। कोई डाउट? आगे देखते हैं दोस्तों। यहाँ पे फ्रांस में लुई 16वां का शासन था। क्रांति के द्वारा तानाशाही सरकार को समाप्त सत्ता जनता के हाथों में चली आई। यानी क्रांति हुआ, क्रांति होने के वजह से जो राजा के हाथों में शासन था वह छीन करके जनता के हाथों में चली आई। यानी पूछा जाएगा कि किस क्रांति के द्वारा लुई 16वां का जो शासन था वह शासन जनता के हाथों में चली आई, तो कहिएगा 1789 की क्रांति। 1789 की फ्रांसीसी क्रांति। कोई दिक्कत? अब आखिर उस राजा से शासन क्यों छीना गया, तो लुई 16वां से शासन इसलिए छीना गया क्योंकि लुई 16वां सिर्फ है ना अपने स्वार्थ के लिए मरता था। जनता की कोई भी परवाह इसको नहीं था। जनता इससे बहुत तंग हो चुका था। जनता के लिए कोई भी अच्छा काम नहीं करता था। इसीलिए जनता, सारे फ्रांस की जनता मिलकर एक बहुत जोरदार क्रांति किया जिसका नाम 1789 दिया गया। और उसी क्रांति के द्वारा जो लुई 16वां का जो शासन था उस शासन को छीन करके और किसके हाथ में चलाया? जनता के हाथों में चल गया। कोई दिक्कत? आपसे पूछा जाएगा लुई 16वां का शासन छीन कर किसके हाथों में चली आई? अब दोस्तों आगे देखते हैं। क्रांतिकारियों ने अब क्रांतिकारी जो क्रांतिकारी था, यानी जो राजा के प्रति विरोध किया कि ऐसा राजा हम लोग को पसंद नहीं है, ऐसा राजा हम लोग को पसंद नहीं है, हम लोगों को इस राजा को हटा देना चाहिए। तो जितने भी सारे लोग इस सोचता था कि राजा हमको पसंद नहीं, इस राजा को नहीं रखना है, तो वो लोग गांव में घूम के अपने संख्या में बढ़ोतरी किया। तो गांव में घूमा तो ऐसा लोगों को क्या कहा, तो ऐसा लोगों को ही कहा कि देखिए ये हम लोगों की पितृभूमि है, इस पितृभूमि पर है ना दूसरा राजा क्यों राज करेगा? हम लोगों के बाप दादा का संपत्ति है तो हम लोग को राज करना चाहिए ना। यह राजा देखिए कितना तानाशाही है, कितना दुराचारी है। जो हम लोगों का ज़मीन है और हम ही लोग से वो क्या अत्याचार हम ही लोग से है ना क्या करता है? काम करवाता है और सही रूप से है ना हम लोग को देखभाल नहीं करता है। तो हम अपनी पितृभूमि पर इस राजा का अधिकार नहीं होने दें। पितृभूमि का मतलब पिता का भूमि, पितृभूमि मतलब पिता की भूमि। तो ऐसे बात कह करके, पितृभूमि का बात कह करके अपनी सामूहिक पहचान बढ़ाया। यानी ये फ्रांस के क्रांति लोग जो चाहते थे कि राजा को हटा देना चाहिए, तो इनकी संख्या बढ़ने लगी। इनकी संख्या बढ़ने लगी। किनकी संख्या बढ़ने लगी? क्रांतिकारियों। किस क्रांतिकारियों की? एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्रांतिकारियों है ना ऐसा क्या कहकर अपनी सामूहिक पहचान बढ़ाया? ऑप्शन में रहेगा पितृभूमि, मातृभूमि, भातृत्व भूमि। कथी कहेंगे? पितृभूमि। क्या कहेंगे? पितृभूमि। ठीक है ना। और अपनी क्या की सामूहिक पहचान बढ़ा लिया। अब दोस्तों लिखा हुआ है पितृभूमि का नारा लगाकर अपना सामूहिक पहचान बढ़ा लिया। कौन बढ़ा लिया? तो फ्रांस के क्रांतिकारी। फ्रांस के क्रांतिकारी। अब देखेंगे नया संविधान बना। यानी एक क्रांतिकारी जब अपनी सामूहिक पहचान बढ़ा लिया तो राजा के प्रति विरोध करने लगा और राजा को विरोध करके राजा को
हटा दिया। हटाने के बाद में एक नया संविधान बना। क्या बना? नया संविधान। और इस संविधान में सभी को समान अधिकार दिए गए। इस संविधान में सभी को समान अधिकार दिए गए। यानी राजा के द्वारा संविधान बना था, उस संविधान में सभी को अधिकार नहीं था। यानी किसी को ज्यादा अधिकार था, किसी को कम अधिकार था। लेकिन जब क्रांतिकारियों के द्वारा जब संविधान बनाया गया तो इसमें सबको समान अधिकार। कोई डाउट? समझा ना? अब ध्यान देंगे। राजवंशीय झंडों के स्थान पर फ्रांसीसी झंडा लगाया गया जो तिरंगा था। यानी पूछा जाएगा कि राजवंशीय झंडा के स्थान पर किस झंडा को लाया गया? फ्रांसीसी झंडा। वह तिरंगा था। क्या था? तिरंगा। तिरंगा का मतलब 3 रंग। तिरंगा का मतलब 3 रंग। पुरानी संस्था है ना के स्थान पर नेशनल असेंबली का गठन किया गया। यानी राजा के द्वारा पुरानी संस्था था जिसका नाम क्या था? जनरल स्टेटस। पुरानी संस्था जिसका नाम था जनरल स्टेटस जो हम लोग का भी देखिए, जैसे मान लीजिए हम लोग का भी है ना सांसद दिल्ली में है ना, उसी प्रकार से राजा के द्वारा एक पुरानी संस्था बनाया गया था जिसका नाम था जनरल स्टेटस। तो उसको क्रांतिकारी हटा दिया। हटाने के बाद में उसके जगह पे नेशनल असेंबली का गठन किया गया। एग्जाम में पूछा जाएगा कि है ना फ्रांस के क्रांतिकारियों के द्वारा जनरल स्टेटस के हटा करके किस संस्था की स्थापना की गई? नेशनल असेंबली का गठन किया। कोई दिक्कत? बात समझ में नहीं है? आगे ना। अब देखिए, नेशनल असेंबली ने ही राजा के अधिकार को समाप्त कर दिया। ये जो नया नेशनल असेंबली बना, वही असेंबली राजा के जितने अधिकार थे वे अधिकार क्या कर दिए? समाप्त कर दिए। एग्जाम में पूछा जाएगा कि किस असेंबली के द्वारा राजा के अधिकार को समाप्त किया गया, तो ऑप्शन में रहेगा जनरल स्टेटस, नेशनल असेंबली है ना, राजवंशीय असेंबली, इनमें से कोई नहीं। तो कहेंगे दोस्तों नेशनल असेंबली के द्वारा राजा के जितने अधिकार थे क्या कर दिए गए? समाप्त कर दिए। कोई दिक्कत? जब अधिकार समाप्त कर दिए गए तो 21 जनवरी 1793 को गिलोटिन पर चढ़ा करके है ना फांसी दे दी गई। यानी किनको फांसी दे दी गई? लुई 16वां को। एग्जाम में पूछा जाएगा कि किसको है ना गिलोटिन पर चढ़ाकर फांसी दी गई। ऑप्शन में लुई 16वां, लुई 14वां, लुई 18वां, लुई 20वां। गिलोटिन दोस्तों फांसी देने का एक यंत्र होता है। गिलोटिन क्या होता है? फांसी देने का एक यंत्र होता है, जिस यंत्र के द्वारा है ना उस राजा को फांसी दी गई। और यह कब दी गई? तो 21 जनवरी 1793 को। कोई डाउट? आगे देखते हैं। कुछ समय बाद रानी की भी फांसी दे दी गई। कुछ समय बाद रानी की फांसी दे दी गई। और एक बात सुन लीजिए, फ्रांस की राष्ट्रीय गीत का नाम दोस्तों मर्सीले था। एग्जाम में पूछा जाएगा फ्रांस की राष्ट्रीय गीत क्या था, तो कहेंगे क्या? मर्सीले। क्या हो गया? मर्सीले। अब दोस्तों आप समझ गए कि फ्रांस के क्रांतिकारियों के द्वारा लुई 16वां के शासन को समाप्त कर दिया गया। अब इस फ्रांस पर किसका अधिकार होता है, अब इसके बाद में अगले एपिसोड में देखते हैं। ठीक है ना। अब दोस्तों फ्रांस में जब लुई 16वां की मृत्यु हो जाती है, फांसी दे दी जाती है, उसके बाद वहाँ का शासक कौन बनता है, इसके बाद देखते हैं। तो दोस्तों उसके बाद राष्ट्रवाद को प्रसार में नेपोलियन बोनापार्ट का योगदान। यानी जब लुई 16वां की फांसी दी जाती है तब वहाँ का शासक है ना नेपोलियन बोनापार्ट बनता है। कौन बनता है? नेपोलियन बोनापार्ट। दोस्तों यहाँ ध्यान देंगे, 1799 में नेपोलियन बोनापार्ट डायरेक्टरी के शासन समाप्त कर प्रथम काउंसलर के रूप में सत्ता पर अधिकार कर लिया। यानी नेपोलियन जो था एक समान सैनिक था। क्या था? जो 1799 में समाप्त करके है ना वह क्या किया? फ्रांस के सत्ता पर क्या कर लिया? अधिकार किया। लेकिन 1804 में वो फ्रांस का सम्राट बना। सम्राट मतलब राजा। फ्रांस मतलब राजा। एग्जाम में पूछा जाएगा नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 या 1799? 1804 में। हाँ 1804। 1799 में वो डायरेक्टरी का शासन समाप्त कर दिया। ठीक है ना। अब दोस्तों का और बात, 1804 में एक नेपोलियन संहिता लागू हुआ। नेपोलियन संहिता मतलब नेपोलियन संहिता मतलब होता है नियम कानून।
नेपोलियन के द्वारा बनाए गए नियम कानून को नेपोलियन संहिता कहा जाता है। तो 1804 में नेपोलियन संहिता भी लागू किया गया। इस संहिता में, यानी संहिता मतलब जो नेपोलियन के द्वारा संहिता बनाया गया, इस संहिता में क्या क्या था। एग्जाम में कभी पूछ देता है कि नेपोलियन संहिता में क्या क्या अधिकार दिए गए, है ना। तो लिखिएगा इस संहिता में, है ना, इस संहिता में जन्मजात विशेषाधिकार समाप्त किया गया। मतलब जो लुई 16वां के द्वारा जो अधिकार बनाया गया था फ्रांस के नागरिकों के लिए जन्म से, लुई 16वां के द्वारा, तो उस अधिकार को समाप्त कर दिया। उस अधिकार कर दिया, समाप्त कर दिया। यानी विशेष अधिकार दोस्तों क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कोई आदमी है, यहाँ पे कोई चीज़ बता रहा है, यहाँ इतना आदमी खड़ा है ना। अब इतना आदमी खड़ा है, कोई पीछे से आया, कोई यहाँ से आया, पीछे से आया, लाइन नहीं लगा, डायरेक्ट अगर यहाँ से अपना सामान लिया चल दिया, तो इस व्यक्ति को डायरेक्ट सामान मिला क्यों? इसलिए क्योंकि विशेष अधिकार था। तो इस सबको दुख है कि दुख होगा, दुख होगा। तो ऐसे आदमियों का, है ना, जो अधिकार था वो नेपोलियन क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। कोई दिक्कत? उसके बाद में, है ना, अधिकार कर दिया संपत्ति संबंधी अधिकार की सुरक्षा, है ना। मतलब संपत्ति संबंधी जितने भी अधिकार थे उस अधिकार का, है ना, सुरक्षित किया गया। जो राजा के समय ऐसा नहीं था। किसका संपत्ति कौन लूट रहा है, क्या कर रहा है, लुई 16 में ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन इसमें नेपोलियन के संहिता में, नेपोलियन के समय फ्रांस में संपत्तियों का सुरक्षा ध्यान में रखा गया था। प्रशासनिक नियुक्तियों में योग्यता के आधार पर, अब प्रशासनिक नियुक्ति, पहले जब राजा हुआ करता था तो लोग को नौकरी लगने के लिए, है ना, तो जो कम पढ़ा था अगर वो राजा का आदमी है तो नौकरी उसको मिल जाता था। और कोई बहुत ज़्यादा पढ़ा है और राजा का आदमी नहीं है तो उसको नौकरी नहीं मिलता था। तो इससे भी दुख लोगों को पहुंचा। तो ई नेपोलियन इसको समाप्त कर दिया, कह दिया कि जिसके पास जो योग्यता रहेगा उस योग्यता के अनुसार उसको नौकरी दिया जाएगा। तो अच्छा काम क्यों नहीं किया? तो बोले नेपोलियन हीरो बन रहा है कि नहीं बन रहा है? बना ना। तो नेपोलियन के संहिता में ये भी लिखा था कि प्रशासनिक नियुक्तियों में योग्यता के आधार पर क्या किया, मतलब आधार पर, है ना, नौकरी दिया। कोई दिक्कत? आगे देखते हैं। यातायात और संचार की व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास किया। यातायात, पहले राजा के समय में लोग को एक स्थान से दूसरे शहर में जाने के लिए पैदल जाना पड़ता था, कोई सवारी नहीं थी। लेकिन जब नेपोलियन बना तो सवारी की व्यवस्था की गई और सवारी के साथ साथ उसका जो भाड़ा था, भाड़ा भी तय किया। कौन? नेपोलियन। उसके बाद में समान शुल्क मतलब एक समान शुल्क, है ना, समान माप तोल की प्रणाली आदि में सुधार किए गए। कौन? शिक्षा व्यवस्था में भी सुधार। यह सारा का सारा नेपोलियन के संहिता में लिखा गया। एग्जाम पूछेगा नेपोलियन संहिता क्या है तो लिख दीजिएगा नेपोलियन संहिता, लिख देंगे, है ना, कि इस संहिता में जो जन्मजात विशेषाधिकार था उसको समाप्त किया गया, संपत्ति संबंधी अधिकारों को सुरक्षा दी गई, समानता व्यवस्था समाप्त किए गए, प्रशासनिक नियुक्तियों में योग्यता के आधार पर की गई, यातायात एवं संचार व्यवस्था में सुधार लाने का प्रयास किया गया, समान शुल्क, समान माप तोल की प्रणाली आदि में सुधार किए। किसके संहिता में लिखा गया? नेपोलियन संहिता में। कोई दिक्कत? दोस्तों आगे देखते हैं। तो अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। हंगरी की आधी आबादी दोस्तों मैग्यार बोलती थी। क्या बोलती थी? मैग्यार। हंगरी की आधी आबादी क्या बोलती थी? मैग्यार। अब दोस्तों आपसे हम पूछना चाहते हैं, लड़का मेटर्निक जनता के लिए अच्छा काम कर रहा था, खराब काम कर रहा था? सॉरी दोस्तों, नेपोलियन जनता के लिए अच्छा काम की खराब काम कर रहा था? कर रहा था ना जी। अच्छा करने की वजह से जनता के नजरों में ही पूरा हीरो हो गया था नेपोलियन जी। लेकिन ऐसा तंत्र या शासन, है ना, और किसी दूसरे देश के शासक के द्वारा नहीं देखा जाता था। मतलब इस जनता के का अच्छा काम करता था नेपोलियन, तो दूसरे देश के राजा सब ये चाहता था कि देखो ये नेपोलियन कितना जनता के लिए अच्छा काम कर रहा है।
अगर इसी का देखा इसी अगर दूसरे देश में अगर करने लगे तो हम जैसे राजा को उठा के फेंक देगा ये सब। जैसे फ्रांस में अच्छा काम किया तो ऑस्ट्रिया रूस प्रासा के जनता सब है ना, जो राजा था वो डर गया। डर इसलिए गया कि कहीं हो सकता है नेपोलियन अगर कहीं हमारे देश पर कहीं आकर के अगर आकर के ऐसा काम कर दे, जनता के लिए अच्छा काम कर दे, तो सारा जनता नेपोलियन को चाहने लगेगा। और जैसे नेपोलियन कहेगा वैसे ही सारा जनता करेगा। तो एक दिन इन राजाओं को उठा कर फेंक देगा, है ना। तो इसीलिए इनका वर्चस्व आगे नहीं बढ़े, इसलिए ये सब एक है ना एगो रामायण रच दिया। क्या रच दिया? रामायण। जिस रामायण रचने का मतलब ही हो गया इससे युद्ध कर लिया। 4 गो देश मिलकर युद्ध किया, 4 गो देश मिलकर के युद्ध किया एक नेपोलियन से। अगर अकेले युद्ध करता नेपोलियन से कोई देश तो नहीं जीतता, लेकिन 4 देश किया। कौन देश किया? 4। तो चलिए वो कौन रामायण रचा है उसके बारे में तो दोस्तों ध्यान से सुनते हैं। दोस्तों उसका नाम है वियना कांग्रेस। रामायण का नाम क्या है? वियना कांग्रेस। दोस्तों वियना ऑस्ट्रिया की राजधानी है और कांग्रेस का मतलब होता है मिलन। कांग्रेस का मतलब होता है मिलन। दोस्तों इस वियना सम्मेलन, इसे वियना सम्मेलन भी कहा जाता है। वियना कांग्रेस को वियना सम्मेलन भी कहा जाता है। इसी में यानी 1815 में वाटरलू युद्ध में नेपोलियन की निर्णायक पराजय हुई। निर्णायक मतलब बहुत खतरनाक हार हुआ 1815 में। किस युद्ध में? वाटरलू युद्ध में। किसकी पराजय हुई? नेपोलियन की। अब इस युद्ध में कौन कौन देश मिलकर लड़ा था? तो दोस्तों इस युद्ध में 4 देश, ब्रिटेन, रूस, प्रासा और ऑस्ट्रिया, 4 देश मिल करके नेपोलियन से लड़ाई लड़ा। और लड़ने के बाद में नेपोलियन को हरा दिया। यानी आपसे पूछा जाएगा कि वियना कांग्रेस में कौन कौन देश शामिल था, तो कहेंगे रूस, प्रासा, ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन। ऑस्ट्रिया और ब्रिटेन ये चारों मिलकर किससे हराया? नेपोलियन को हरा दिया। किस युद्ध में? वाटरलू युद्ध में। और इस वियना कांग्रेस का अन्य एक और नाम क्या है? कोई दिक्कत? दोस्तों इसकी अध्यक्षता ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक कर रहे थे। सबसे अब खचरा की बात करें तो मेटरनिक था। इस मेटरनिक को तोय भी पसंद नहीं था। क्या पसंद नहीं था? तो कहीं भी अगर उस देश की जनता अगर राजा को हटा करके अगर वहाँ की जनता अपना राजा बना रहा है या अपना कोई शासन कर रहा है तो ये मेटरनिक को पसंद नहीं था। मेटरनिक को सिर्फ राजा का शासन पसंद था। इसीलिए सबसे ज़्यादा खचड़ाई मेटरनिक किया है। कौन किया है? मेटरनिक किया है। अब ये एकदम मेटरनिक जो था एकदम है ना राजा के पक्ष से बोलता था। राजा के पक्ष से इसलिए बोलता था क्योंकि मेटरनिक चाहता था कि सब जगह राजतंत्र हो, लोकतंत्र नहीं हो। सब जगह राजतंत्र हो, लोकतंत्र नहीं हो। इसीलिए इसे जनता का कट्टर विरोधी कहा गया। जनता की बात को नहीं मानता कौन? मेटरनिक। तो इसकी अध्यक्षता यानी वियना कांग्रेस की अध्यक्षता दोस्तों ऑस्ट्रिया के चांसलर मेटरनिक कर रहा था। वो उस समय ऑस्ट्रिया क्या था? एग्जाम में पूछेगा ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था? मेटरनिक। कोई दिक्कत? चांसलर का मतलब जैसे अभी के समय में भारत के प्रधानमंत्री पद है ना, प्रधानमंत्री, उस समय चांसलर एक पद हुआ करता था। क्या करता था? पद। इस सम्मेलन में वियना संधि भी हुई। इस सम्मेलन क्या हुआ दोस्तों? वियना संधि। अब संधि दोस्तों पढ़ते हैं संधि में क्या होता है। कोई भी जब युद्ध होता है दोस्तों, जब अंत में उसका एक पार्टी जीतता है एक पार्टी हारता है तो संधि होता है। क्या होता है? तो चलिए संधि में क्या होता है। तो दोस्तों संधि में क्या हुआ? नेपोलियन के पराजय के बाद वियना की संधि हुई। किसके पराजय के बाद वियना की संधि हुई? नेपोलियन के पराजय के बाद। इस संधि का उद्देश्य मतलब इस संधि काहेला कइल गेल, तो इस संधि यही ला कइल गेल कि नेपोलियन द्वारा जो भी यूरोपीय राजनीतिक व्यवस्था में परिवर्तन लाया गया था उसको हटाया जाना। मतलब इस संधि ऐसे कइल गेल
कि नेपोलियन के द्वारा जो भी नीति नियम बना था उसको हटा देना, उसको आप फिर से नेपोलियन के पहले जो राजा था उस नीति नियम को लागू करना, उस नीति नियम को लागू यह किसका उद्देश्य था? वियना कांग्रेस से नेपोलियन युग का अंत हुआ, नेपोलियन युग का अंत, और मेटरनिक युग से क्या हुआ? शुरुआत हुआ। आपसे पूछा जाएगा नेपोलियन युग का अंत किस कांग्रेस से हुआ? वियना कांग्रेस से। और मेटरनिक युग की शुरुआत कब से हुआ? मेटरनिक युग की शुरुआत दोस्तों है ना वियना कांग्रेस, वियना कांग्रेस से नेपोलियन युग का अंत और वियना का और मेटरनिक युग की शुरुआत। दोस्तों इस संधि के द्वारा दोस्तों है ना, इस संधि के द्वारा मानचित्र में भी फेरबदल किया गया। किस संधि के द्वारा? संधि के द्वारा। अब एक नोट है, 1804 से 1815 तक के समय को नेपोलियन युग कहते हैं। एग्जाम में पूछता है नेपोलियन युग कब से कब कहते हैं? 1804 से 1815 तक। कोई दिक्कत? अब दोस्तों इसके बाद दोस्तों एक और चीज़ होता है। अब दोस्तों एक होता है यूरोपीय कंसर्ट होता है। वियना कांग्रेस के द्वारा यूरोपीय कंसर्ट क्या है? तो दोस्तों इस कंसर्ट के द्वारा 5 बड़ी शक्तियों को सामूहिक रूप से विचार विमर्श द्वारा अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान और यूरोपीय शांति व्यवस्था को बचाए रखने का है ना मतलब निर्माण किया गया। यानी यूरोपीय कंसर्ट द्वारा 5 सामूहिक शक्तियों का है ना विचार विमर्श किया गया ताकि कोई भी है ना इसमें नहीं कूदे और ना कोई शांति भंग हो। यह किसके द्वारा हुआ? तो यूरोपीय कंसर्ट। कोई दिक्कत? अब अगला एपिसोड अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।